हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है बच्चे सारे बच्चे हेल्दी होंगे और अपने घर के अंदर अपने पढ़ाई में लगे होंगे, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चे अब हम लोग आज की क्लास के अंदर अपने बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पार्ट बी। हम लोग पार्ट वन से या पार्ट ए से बिल्कुल अलग है पार्ट बी। पार्ट वन या पार्ट ए में जहां हम लोग अपने ऑपरेशनल फंक्शंस को देखते थे, अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखते थे, जो कि प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक होता था, अब थोड़ा अलग हम लोग को देखने के लिए मिलेगा अपने पार्ट बी के अंदर। अगर आप डायरेक्टली पार्ट बी पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आप समझ लें, आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश माइंड कर लेंगे और मानेंगे कि यहीं से आप अपने मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो क्या है सर पूरे पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ना हम लोग को बच्चे? जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट बी के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को आपको लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, कुछ भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 4 मेजर चैप्टर्स अगर मैं आपको इस पार्ट बी के अंदर गिनाऊं तो दैट इज द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज योर फाइनेंशियल मार्केट। तो ये दो चीज आपको फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है, पैसे रुपए से रिलेटेड है भैया। और उसके बाद तीसरे चैप्टर्स में निकल करके आएंगे तो दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है कि जो कंपनी प्रोडक्शंस कर रही है, जो बना रही है, उसकी मार्केटिंग कैसे करेगी, प्रचार प्रसार कैसे करेगी बाजार के अंदर लाने के लिए। यानी तो थर्ड फंक्शंस भी आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड तरीके का भी मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कैसे हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा मिक्स्ड इसके अंदर पोर्शंस देखने के लिए मिलता है पार्ट बी के अंदर। तो कोई एक चीज नहीं है पार्ट बी के अंदर जो आपको पढ़ करके चल रही है। आपको फाइनेंस से रिलेटेड बातें पढ़नी है, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड बातें पढ़नी है और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये आपने अगर पहले पार्ट को आपने देखा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो समझ लीजिए कि ये पार्ट आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगने वाला बच्चे। तो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले आज का अपना सबसे प्रथम चैप्टर दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो सारे बच्चे फटाफट अब स्क्रीन के ऊपर चले जहां मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने चैप्टर पे दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए बच्चे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पर स्क्रीन पर हम लोग के सामने हमारा चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले इसकी थोड़ी मीनिंग को समझते हैं ताकि ये चैप्टर फिर हम लोग को आगे समझने में बहुत ही आसान हो जाए। बच्चे व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप दो टर्म के ऊपर देख सकते हैं चैप्टर के अंदर ही। अपने चैप्टर को खोलेंगे तो सबसे पहले चैप्टर के ऊपर नाम ही लिखा हुआ है दैट इज फाइनेंशियल और एक शब्द दिया है आपको मैनेजमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर टर्म जो इस्तेमाल किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी सीधा बात है मैनेजमेंट तो हम लोग बड़े दिनों से पढ़ रहे हैं सर। अभी पार्ट ए के अंदर भी हम लोगों ने मैनेजमेंट ही पढ़ा, लेकिन दैट वाज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने देखा होगा पूरे फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा है और वो पूरा फंक्शंस कहीं ना कहीं हम लोग को ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हम लोग को दिखता लग रहा था कि हमारे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाया जाता है, राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, वो पूरी बात थी उसके अंदर। लेकिन जैसे ही हम लोग पार्ट बी में आए तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंस का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी हम लोग अब इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने पूरे फाइनेंस को मैनेज करते हैं। और जब फाइनेंस आता है तो कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूं यहां पर कि फाइनेंस का मतलब होता है बच्चे आपका फंड, आपका मनी। तो उसकी मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई करके चलनी है हम लोग को अपने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो सारे बच्चे अपने किताब के ऊपर लिख भी सकते हैं कि हम लोग किसकी मैनेजमेंट करने वाले हैं यहां पर। तो हम लोग करने वाले हैं भैया मैनेजमेंट अपने फंड की। आप फंड लिख लें या और अगर देसी भाषा में समझना चाहते हो तो मनी भी लिख सकते हो, दैट इज मनी। अपने पैसे की मैनेजमेंट को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग तैयार हैं अपने इस चैप्टर के साथ। अब इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे हम अपने पूरे फंड की मैनेजमेंट करेंगे। अब आप जब जैसे सोचते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपके दिमाग में आता होगा ये बात कि सर रुपए पैसे को मैनेज करने का मतलब क्या होता है। तो ये मतलब होता है बच्चे कि कैसे हम लोग अपने पैसों की व्यवस्था करेंगे, कैसे अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। ये दो बात एकदम क्लियर अपने दिमाग में निकल करके आती है, पैसों की व्यवस्था और पैसों का इस्तेमाल, यही तो है मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम लोग पैसों की व्यवस्था सही समय पे, सही सोर्स पे, सस्ते पे नहीं कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने कर भी लिया और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी राइट फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ फंड टू द यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड तक पूरी की पूरी पढ़ाई करके चलनी है बच्चे हम लोग को यहां अपने इस चैप्टर के अंदर। तो आपने देखा होगा
मैंने आपके साथ 2 से 3 बातें डिस्कस करी, हालांकि बोला 2 ही, पैसे की व्यवस्था और पैसे का इस्तेमाल। लेकिन अगर हम इसे पूरे डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा, जो कि मैं आपको यहां बता करके चल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा फंड को मैनेज करना, मैं नहीं कह रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट ऑफ फंड, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फंड। तो फंड को ही हम लोग क्या समझ के चल रहे हैं, अपने पैसे को ही क्या समझ करके चल रहे हैं हम लोग, दैट इज सर फाइनेंस। तो मैंने कहा कि भाई एक्वायर करो, सबसे पहले क्या क्या इसके अंदर आपको मैनेजमेंट करने के लिए कैसे कैसे चीजों पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो सर हमें एक्विजिशन ऑफ फंड के ऊपर दिमाग लगा कर चलना होगा। एक्विजिशन मतलब अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट। मैं ब्रैकेट के अंदर इसे अरेंजमेंट शब्द भी बोल दूं ताकि आप समझ सके। अरेंजमेंट बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे सोर्सेस से अरेंजमेंट करना है, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में आगे चलेंगे जैसे जैसे चैप्टर के अंदर। दूसरा मैंने आपके सामने कहा बच्चे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आप इस फंड को यूटिलाइज कैसे करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप अपने इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करोगे। इस्तेमाल करने का मतलब कहां लगाओगे, कहां यूटिलाइज करोगे, वो पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। और तीसरा शब्द मैंने आपको कहा, हालांकि मैंने ये 2 टर्म पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन तीसरे बात को भी आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि सर एक तो हमने पैसे की व्यवस्था की और एक तो हमने पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन एक पैसा तो हमने कमाया भी होगा ना। अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज में हैं बच्चे, तो क्या हमने बिजनेस में कुछ इनकम भी कमाए होंगे कि नहीं कमाए होंगे? यस। तो सर उस पैसे का भी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एलोकेशंस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो भी सीखना है बच्चे हमें इसी चैप्टर्स के अंदर। दैट इज आपको पता होगा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं। आपने अपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, उस प्रॉफिट का कैसे इस्तेमाल करना है, किसको किसको देना है, कहां कहां लगाना है, वो सारी बातें आपको डिस्कस करने के लिए आती थी अकाउंट्स के अंदर। बिल्कुल, वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इनकम, जो हम कमाने वाले हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी में। तो भैया वो भी तो फंड है। एक तो फंड है आपने कर्ज के रूप में लिया, आपने इक्विटी के थ्रू लिया, और एक है जो आपने कमाया, तो उस कमाए हुए एक्स्ट्रा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, वो भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने अब 2 से इसे 3 भाग में बांट दिया। एक तो हमने किया एक्विजिशन ऑफ फंड, बाहर से लाए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हम उसी पैसे को कहां लगा रहे हैं, और तीसरे नंबर पे अब मैं आपको लेकर के यहां पे चल रहा हूं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या लिख रहा हूं कि हमने जो कमाए हैं, याद रखिएगा जो हमने कमाए हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 3 इंपॉर्टेंट बातों का मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, अगर हम अपने मीनिंग को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो ये 3 बातें हम लोग को समझ करके चलनी पड़ेगी बच्चे। ओके सर ये टूटी फूटी भाषा में काम नहीं चलेगा। आप हमें कुछ डेफिनेशन टाइप की चीज बताओ, हमारे किताब से भी पढ़ाओ कि लगे कि हाँ ये सारी बातें क्या हमारे डेफिनेशन को कंक्लूड करेगी। बिल्कुल करेगी। तो सारे बच्चे फटाफट आ जाए अपने मीनिंग्स में, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने किताब के जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप सबसे पहले पेज पर आएंगे, और वहीं पर मैं एग्जैक्टली आपको पेज नंबर 377 बता दूं जो आपका है, वहां पर आएंगे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका कोई भी बुक हो, आप अपने किताब के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर में आए, और ऑलमोस्ट सारी जगह पर यही सारी बातें लिखी हुई आपको दिखने वाली है बच्चे। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं इटैलिक्स में इसके अंदर यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं सीधे नीचे लेकर के आ रहा हूं, दैट इज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या हम लोग कह सकते हैं, तो दैट इज इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। यस, पैसे का एक्विजिशन, यानी आप पैसे लेकर के कैसे आ रहे हो, एफिशिएंटली लेकर के आना। और वो कैसे होता है, वो पूरा डिटेल डिस्कशन का पार्ट है बच्चे। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, पैसे की व्यवस्था। ओके सर, नाउ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी पैसा सिर्फ लाने से मतलब नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हो, दैट मस्ट बी एफिशिएंट, इसके ऊपर जोड़ दिया है। और थर्ड में कह रहा है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, सरप्लस का मतलब होता है बच्चे प्रॉफिट, याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो कमाया है फर्म ने,
उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो सारी बातें भी हम लोग को सीखनी है। तो ये तीनों के तीनों बातें हमें बहुत डिटेल में सीखनी है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेसिक व्यू हम लोग के दिमाग में बैठ रहा है और क्लियर हो रहा है कि सर यानी आप कहना चाहते हो हम लोग पूरे चैप्टर में पैसे की व्यवस्था एंड देन उसका यूटिलाइजेशन और जो हमारे इनकम कमा रही है फर्म या कंपनी उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, सरप्लस है, सब कुछ निपटाने के बाद, सारे खर्चे सेटल करने के बाद उसका बंटवारा कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा सर हम लोग को समझना है, ताकि फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है, ये तीनों काम करेंगे तो वर्किंग बहुत अच्छी होगी कंपनी की। तो कभी भी जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग लिखने के लिए आए तो ये तीन बात लिखते हुए आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू व्हाट, दैट इज एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ये तीन बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लियर करती है। तो सर क्या फटाफट हम लोग चलें और अपने इन तीन बातों को, तीन इंपॉर्टेंट बातों को डिटेल में डिस्कस करें? बच्चे करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हम लोग को, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजंस का एक टॉपिक बनेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस का, और उसी के अंदर ये तीनों के तीनों डिसीजंस हम लोग डिस्कस करते दिखेंगे। लेकिन मैं उसके पहले लेकर के आऊं, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की है तो फाइनेंस मैनेजर की भी बात कर लूं। यस, अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो इसको पूरी की पूरी तरीके से संचालित कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है बच्चे। तो हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस बोले या फाइनेंस का फंक्शंस बोले, सब कुछ कौन परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म करता है बच्चे आपका फाइनेंशियल मैनेजर। तो अगर कभी कभी मैं फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शंस बोल दूंगा, कभी कभी मैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूंगा, आपको सिमिलर टर्म में समझना है, फाइनेंशियल मैनेजर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखता है। ओके सर, समझ आ गया। लेकिन मैंने बोला कि डिसीजंस पे बाद में आएंगे, इन तीनों इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को कंक्लूड करने के लिए हमने सीखा है, ये तीनों की बातें बहुत डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मैनेजर या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, यस, पर्पस को समझते हैं कि ये सर पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि हम लोग मीनिंग में भी देख रहे हैं। लेकिन सर पर्पस क्या होता है? अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? हम अपने फाइनेंस का फंड का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव्स ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, फिर ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के ऊपर आएंगे बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ आ जाएं अपने अगले पेज पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। पेज नंबर 379 आपकी किताब का। मैं बार बार पेज नहीं बोलूंगा क्योंकि मे बी आपके पास बच्चे हो सकता है कि अलग अलग ईयर्स के या पुरानी किताबों से भी कई बार आप पढ़ते हैं, तो जिसके कारण हो सकता है आपके पास सेम ईयर के ना हो, तो आप टॉपिक फटाफट पहुंच जाया करें, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां आप देख सकते हैं टॉपिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी कभी मैं फाइनेंशियल मैनेजर भी बोलूंगा, याद रखिएगा इस बात को। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आपको पता बच्चे कंपनी किसकी होती है? ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स की होती है, और पर्टिकुलरली बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। तो कोई भी फाइनेंस मैनेजर होगा, कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट विभाग जो होगी, जो डिपार्टमेंट होगा, जो एक फंक्शंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका प्राइम जो दायित्व होता है वो किसके प्रति होता होगा? निश्चित तौर पे सर मालिकों के प्रति होता होगा, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रति होता होगा। यस, यानी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे बात करूं कि बताओ क्या सबसे प्रथम उद्देश्य, प्राइम उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य जो होता होगा कंपनी का, वो किसके प्रति होता, तो आप बोलते होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं जानते हैं तो सीखिए, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर के प्रति, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग्स है। अब हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है बच्चे कि उनके शेयर्स की वैल्यू लगातार बाजार के अंदर बढ़ती रहे, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। अगर कोई पैसा लगा रहा है और कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद रहा है 100 रुपए का एक शेयर्स, तो हर कोई चाहता है, हर कंपनी चाहती है मेरे मालिक का शेयर का वैल्यू आज 100 है तो 150 हो जाए, 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए। ये हमेशा होता रहे, तभी तो मालिक कहेगा वाह मजा आ गया, एक कंपनी के अंदर हमने 100 रुपए का मालिकाना हक खरीदा था लेकिन आज वो 250 का बन गया। यस, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है अपने मालिक के शेयर वैल्यू को बढ़ाना, जिसको हम लोग अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इसको कहते हैं वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। आप याद रख लीजिएगा, इनडायरेक्टली वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ही है।
वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है बच्चे, लेकिन उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं दैट इज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बनता दिखेगा आपको। तो अगर क्वेश्चंस में आता है कि बताओ क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो सारे बच्चे अपने आंसर्स की शुरुआत बिल्कुल इसी से करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। इनडायरेक्टली क्या है, उनके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को बढ़ाना। यस, और इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्राप्त करने के लिए कई सारे सब ऑब्जेक्टिव्स भी दिखेंगे। यानी अगर हमारा टारगेट एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को भी प्राप्त करना पड़ता है। यानी कंपनी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है अपने मालिकों के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो उसके लिए उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ओके, लेकिन डिटेल में आने से पहले सारे बच्चे अपने इस लाइन को एकदम अंडरलाइन कर ले अपने किताब के अंदर। द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। आप देख सकते हैं मैं गोला भी बना दे रहा हूं, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जब मैं बात करता हूं वेल्थ की तो आप याद रखिएगा दैट इज, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस, यही मेन चीज है जो कि बना करके चलना है। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको रीडिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स पर फोकस रखना है, जो कि आपको मैंने यहां पर समझा दिया, वो आप समझ चुके हो। तो सर ये बताओ, हम लिख तो देंगे कि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बढ़ाना है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, लेकिन कैसे प्राप्त होगा? वो जो छोटे छोटे लक्ष्य कह रहे थे कि इसके चक्कर में उन छोटे लक्ष्यों को भी प्राप्त करना होता है, वो क्या है? आइए नीचे डिस्कस करते हैं। सीधे हम लोग आपको यहां पर लेकर के आ रहे हैं, आपको दिखेगा यहां मैं एक डायग्राम के प्रति आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहीं से भी कंपनी का लक्ष्य है कि मैक्सिमाइज करे अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को कैसे करोगे तुम? कैसे उसके शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा दोगे? निश्चित तौर पे उसके शेयर्स की मांग बाजार के अंदर ज्यादा हो। बाकी जो बाहर के लोग हैं कहेंगे, कब कहेंगे कि अरे वाह, हमें भी उस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए, हमें भी उस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदना चाहिए। कब कहेंगे? जब उन्हें लगेगा कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है। यस, यानी कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे रही है, प्रॉफिट्स दे रही है, कमा करके दे रही है, कह रही है मालिक ये लो पैसे खूब कमा रहा है मैं आपके लिए। तो बाहर के जो लोग हैं, जो भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स नहीं है, वो भी कहेंगे हमें भी इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, हमें भी इस कंपनी के शेयर्स चाहिए। और जैसे शेयर्स की मांग बढ़ेगी उसकी दाम भी बढ़ जाएगी। यानी निश्चित तौर पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सोचते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी सोचना स्टार्ट कर देती है। यस, यानी कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमाने का प्लान करती है। लेकिन अगर क्वेश्चंस के अंदर आए, आपको 1 मार्क्स पे कभी आ गया कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एकदम कान खोल करके सुन लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बड़ा लक्ष्य होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑलवेज आंसर्स में लिखोगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यस, उस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की प्राप्ति के लिए आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्लान कर सकते हैं, कंपनी करती है। यस, तो आप देख सकते हो कि बड़ा जो लक्ष्य है इस गोले के अंदर हमने रख दिया। इस गोले के अंदर आपको मैंने यहां पर रख दिया जो बड़ा लक्ष्य है, यहां पर पहले से ही किताब में बना हुआ है, दिस इज। अब इसकी प्राप्ति के लिए आप देखिए कंपनी क्या क्या कर रही है। कब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी बाजार के अंदर? जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाएगी, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंपनी गुड प्रॉफिट्स कमा रही है तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होती है। अगली बात हम कर रहे हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। छोटे छोटे में ही है और आपको छोटे छोटे में ही समझ करके चलना है, बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको भाषणबाजी नहीं लिखनी है। यस, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, अगर प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है हमारे कंपनी का रिसोर्सेज, हर प्रकार का रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं नेचुरल हो, चाहे हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, सबका अगर बेहतर इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित तौर पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा परफॉर्म करने के कारण कंपनी का निश्चित तौर पर उसका असर आपको उसके शेयर्स वैल्यू पर भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल, हर किस में इंक्रीमेंट आता है बच्चे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से निश्चित तौर पर वेस्टेजेस कम होंगे, आप कंपनी कॉस्ट सेविंग्स करेगी और कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाएगी। अगेन, अगर अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो कंपनी का आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। यस सर, समझ आ गया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगले में आप देख सकते हैं यहां पे मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी। अगर बात लिक्विडिटी की होती है यानी एबिलिटी टू रिपे इट्स डेट। यस,
कंपनी अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम है कि नहीं? तो एबिलिटी टू रिपे डेट्स, अपने कर्ज को चुकाने की अगर उसकी क्षमता लगातार है तो आप निश्चित देखना उस कंपनी के शेयर्स वैल्यू बढ़ती है। आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करते हो या आपके परिवार का कोई नहीं करता है तो सुन लो, आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो पहले देखते हो यार इस कंपनी के ऊपर बहुत कर्जे तो नहीं है, वरना क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, अपने कर्जों को ही पे करने में या उनके इंटरेस्ट को ही पे करने में चली जाएगी। तो बच्चे कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले हम ये देखते हैं कंपनी अच्छा है भी अगर कर्जे तो क्या उसे पे करने के लिए सक्षम है कि नहीं, और कब होगा वो पे करने के लिए सक्षम, जब उसके पास गुड प्रॉफिट्स होंगे। अगेन वही बात आती है कि कंपनी गुड प्रॉफिट्स कमाएगी तभी तो पे करेगी अपने उन कर्जों को, उनके इंटरेस्ट को, उनके ब्याज को, तभी तो पे कर पाएगी। यस सर, यानी लिक्विडिटी अगर किसी कंपनी की अच्छी चल रही है तो निश्चित तौर पर उसका सीधा असर आएगा आपके शेयर्स वैल्यू के इंक्रीमेंट पर। ओके सर, अगला है जो यहां पर मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द क्रेडिटर। ये भी पॉइंट बच्चे उसी से रिलेटेड है जो एबिलिटी टू रिपे द डेट्स है ना यहां पर, तो उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि आपने जो कमिटमेंट्स अपने क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, आप लोन लेंडर भी कह सकते हैं, तो उनके कमिटमेंट्स को पूरा करो भाई। आपने जितने समय में कहा था कि भैया हम तुम्हारा पेमेंट्स कर देंगे, कर दो उनका पेमेंट्स। जो टाइम आपने लिया था, आप कुछ उधार खरीदा था, पेमेंट्स कह रहे हो कर दो, तो कर दो उनका पेमेंट। उससे क्या होता है, आपकी एक गुड रेपुटेशन बाजार के अंदर जाती है जो कि सीधे तौर पे आपके शेयर वैल्यू पे असर करती है बच्चे। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। अगर एक उद्देश्य की प्राप्ति आप कर रहे हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या प्राप्त होते जा रहा है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी, और साथ में है मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर। अपने क्रेडिटर्स को जो आपने कमिटमेंट्स दे, फाइनेंशियल मतलब जब पे करना है तब पे कर दे। अब ध्यान से सुनना बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कब बढ़ती है, जब निश्चित तौर पे सर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या इक्विटी शेयर्स को अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं कंपनी पे। तो सीधा बात है ना, प्रॉफिट कब कमा लेगी कंपनी, जो प्रॉफिट, अब मान लो कोई कंपनी लगातार अपने मालिकों को कोई फायदा कमा करके दे ही नहीं रही है, तो कहां से उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, जो लगाए पैसे वो भी छोड़ करके भाग जाएंगे। और प्रॉफिट जो डिविडेंड के तौर पे फाइनल प्रॉफिट बटना है मालिकों को, वो तो सारे खर्चे वर्चे पे करके ही होगा ना। यानी सीधा बात है, मालिक तक प्रॉफिट पहुंचने का मतलब कंपनी बहुत आसानी से अपने सारे खर्चे पे कर रही है, कंपनी अपने लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट समय पे कर रही है, तभी तो फाइनली वो प्रॉफिट लास्ट में जो एप्रोप्रिएशंस आप पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, उसी प्रकार से लास्ट में सारा खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है तो मालिकों को जा रहा है, तब मालिकों की प्रॉफिट डिविडेंड्स मिल रहे हैं उनको, जिससे बाजार में ये मार्केट वैल्यू उनकी इंक्रीज कर रही है। तो ये सब तो तभी होगा ना जब ऑटोमेटिकली ऊपर भी कुछ छोटे लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी, मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स, या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप देख सकते हो एक लक्ष्य के लिए कई लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हो बच्चे, और यहां पर देख सकते हैं आप शुरू में इस लाइन के लिखा हुआ है यहां पर कि इफ द शेयर होल्डर्स आर गेनिंग इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट ऑल अदर क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग। यानी कंपनी के अंदर और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं इस कंपनी से, जैसे उनके क्रेडिटर्स, उनके इंप्लॉइज, ये सारे लोग, उनको भी फायदा मिल रहा है अगर कंपनी के शेयर वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स को हो रहा है। मालिक सबसे लास्ट में लेते हैं, तो अगर मालिक तक कुछ पहुंच रहा है तो ऊपर के सारे लोग को सेटिस्फाइड किया होगा, यही इसका मतलब बच्चे। शॉर्ट में आप आकर के देख सकते हैं यहां पर हम लोग कि आपको एक एक लाइन में अगर लिखना हो तो आप यही लिख सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स है इनके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्राप्त करते करते कंपनी और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लेती है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स विद द क्रेडिटर्स। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि हम फाइनेंशियल डिसीजन से पहले आपको बता रहे थे, लेकिन वापस से मैं वही बात पर आपको लेकर के आ रहा हूं जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करते वक्त देखा था। तो वापस से फर्स्ट पेज पर मैं इनके मीनिंग्स में लेकर के आ रहा हूं, जहां से मैंने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस की ओर बोला था कि हम चलेंगे। तो पहले पेज पर यानी जिसकी मीनिंग थी, वापस से मैं वहां पर आ गया और आपसे अब फिर उसी बात को डिस्कस कर रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग के अंदर जो 3 बातें कही गई थी, दैट इज एक्विजिशन ऑफ एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस,
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उनका इस्तेमाल, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इज सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट। ये तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर के तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस का हिस्सा है या तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस का हिस्सा है जो कि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे चलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस जो कंपनी के अंदर लिया जाता है। चलिए तो फटाफट बिना किसी देरी के मैं अब आपको वहां लेकर के आता हूं और उनकी चर्चा में आपको इन्वॉल्व करता हूं। आप यहां आ जाएं, मैं पेज नंबर भी आपको बता दूं। पेज नंबर मैं पेज नहीं बताऊंगा, आप सीधे फाइनेंशियल डिसीजंस पे आ जाए, क्योंकि मैंने अभी भी कहा पेज नंबर डिफर कर सकता है या आपके पब्लिकेशंस डिफर कर सकते हैं। तो किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी पेज नंबर पे अगर ये फाइनेंशियल आपके डिसीजंस का टॉपिक है तो वहां फटाफट पहुंच जाए। नहीं है तो आप इन सारी बातों को सुनते रहें और अपने कॉपीज के अंदर लिखते रहें, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। यस, तो अगला टॉपिक, और सीक्वेंस हमेशा वही चलाएं जो कि मैं आपको यहां पे क्लास में सीक्वेंस चलाता हूं बच्चे। अगर आप सीक्वेंस इधर उधर चलाएंगे तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा वही सीक्वेंस को चलाएं जो सीक्वेंस में मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं। फाइनेंशियल डिसीजंस, ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा एकदम बोल्ड कलर में। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजंस बोलूं या मैं साथ साथ लिखते चल रहा हूं यहां पर, दैट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंस फंक्शन बोलूं, फाइनेंस फंक्शन बोलूं, बात एक ही है। तो आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर करके पूछ दे या आपको डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके पूछ दे या फाइनेंशियल मैनेजर करके पूछ दे, आपको यही आंसर्स लिखना है बच्चे। दैट इज फंक्शंस कह दे या फिर आपको यहां पर डिसीजंस कह दे, तो एक ही लाइन में फाइनेंशियल डिसीजंस कह लें या फंक्शंस कह लें, फंक्शंस कह लें आप। ओके, अब इसके अंदर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वही तीन बातें नजर आएंगी जो अभी मैं मीनिंग में डिस्कस कर रहा था। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखें वो तीन क्या है, पर्दा हटाते हैं सस्पेंस के ऊपर से, और यहां पर कह रहे थे फाइनेंस फंक्शन रिलेट टू थ्री मेजर डिसीजन विच एवरी मैनेजर हैज टू टेक, यानी तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है जो कि हर फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। और सर यहां पर तो सर लिख रहा है that is the first one is investment decision, second one is financing decision and third one is dividend decision। सर कुछ समझ नहीं आया। वहां पर आपने कहा था एक्विजिशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। यहां पर तो सर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के नाम कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल नाम अलग हैं मगर मतलब वही है बच्चे। आइए इसके डिस्कशन में आपको समझाता हूं कि कैसे वही नाम है। आप समझो जब यहां पर बात करता है ना, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी प्लान कर रही है कि अपने पैसे कहां लगाएगी, कंपनी किस फील्ड में, किस प्रोजेक्ट में, किस यूनिट में ज्यादा पैसे लगाएगी, किस में कम लगाएगी, यही सारा चीज तो है। यानी कहीं ना कहीं यही वो बात है जिसको हम लोग कह रहे थे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यस, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी उसका मीनिंग वही है जो मीनिंग के अंदर हम लोग पढ़े हैं। यहां पर उनको अब डिसीजंस के नाम दिए जा रहे हैं। तो सारे बच्चे समझ लें जो मीनिंग में आपने पढ़ा था कि भैया हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना है, पैसे को प्रॉपर्ली लगाना कहां है, लगाने का मतलब इन्वेस्ट करना। आप उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीनिंग में जो बात हमने करी थी उसी को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आप भी लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा समझने के लिए अपने साथ साथ। ओके सर, अब समझ आया पैसे का कहां इस्तेमाल करना है उसकी बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। यस, डिटेल में भी पढ़ेंगे बहुत सारी बातें इसके बारे में। और सर ये फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है? दैट इज एक्विजिशन ऑफ फंड। फाइनेंसिंग डिसीजन मींस पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, कहां से होगी, ये सारी बातें हम लोग सोच करके चलते बच्चे अपने फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो दैट इज एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड। बिल्कुल सेम बात हो रही है जो मीनिंग में सीखा था, बस उसके नाम बदल दिए गए। अब डिसीजंस में तो यही लिखेंगे, अब डिसीजंस में इनके मीनिंग थोड़ी लिख दोगे, तो डिसीजंस में यही लिख करके चलेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड। यस, और थर्ड में, अच्छा एक्विजिशंस बोल रहा हूं ना तो आप अरेंजमेंट भी समझ सकते हो बच्चे, याद रखना इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और सर थर्ड वाली बात कौन सी है, ये क्या लिखी थी बताओ? थर्ड में क्या था? दैट इज एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। यस, सरप्लस क्या होता है? सरप्लस दैट इज ओनली द प्रॉफिट ना, जो फाइनल मालिकों को जाता है, मालिक को आप जो दे देते हो, दैट इज डिविडेंड। यस, आप जब नॉर्मल पार्टनरशिप के
और नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर में पढ़ते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन कंपनी के टर्म में जब आप बात करके चलते हो ना, तो हम लोग उसी प्रॉफिट को जो कि मालिकों को बांटना होता है, वी कॉल इट एज डिविडेंड। और निश्चित तौर पे आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा। अच्छा चलो, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा है, आप सीधे बिजनेस पढ़ रहे हो, तो बच्चे आज अपने दिमाग में भर लीजिए, मालिकों को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, बांटा जाता है, उसी को कहते हैं डिविडेंड्स, उसी को कहते हैं डिविडेंड्स बच्चे। तो दैट इज द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट क्या है? दैट इज ओनली द सरप्लस प्रॉफिट ना, सरप्लस इनकम ना। तो वही बांटने की बात कर रहे हैं यहां पर, यानी ये डिविडेंड डिसीजंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एफिशिएंटली हम लोग अपने उस सरप्लस को, उस डिविडेंड्स को बांटते हैं। तो ये वही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं प्रॉफिट्स, यानी कैसे हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे मालिकों को, उसकी पूरी बात हम लोग को समझ करके चलनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। आप देख सकते हैं बच्चे, इस छोटी सी क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा, हम लोगों ने उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझा, और अब जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका पढ़ने वाले, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस को फंक्शंस भी कह रहे हैं, और 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस या डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पैसों की यूटिलाइजेशन, पैसों की व्यवस्था, और जो कंपनी कमा रही है उस कमाई का जो सरप्लस हिस्सा है, जो प्रॉफिट है, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं, वो कंपनी कैसे बांटेगी, ये पूरा का पूरा होगा आपका मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो बच्चे आज की क्लास के अंदर बस इतना ही रखेंगे। इस छोटी सी क्लास के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक व्यू देना था इस चैप्टर के अंदर। मुझे लगता है अब आप सारे समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक एक फाइनेंस फंक्शंस को, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर डिविडेंड डिसीजन, और इसी के इर्द गिर्द पूरा पूरा चैप्टर आपका घूमता दिखेगा बच्चे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इतनी क्लास को देखें और थोड़ा सा जो बात मैं पढ़ा रहा हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, उसको थोड़ा सा रिविजन कर ले। बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ 2 मिनट भी अगर आप अपनी किताब को पलट लेंगे इतनी बातों पे, तो आपके रिवीजन हो जाएंगे इस वीडियोस के बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।